हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएस की तैयारी कैसे की जाए, जीएस को किस प्रकार से पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों को पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ा जाए। इन सब पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आपको परीक्षा से संबंधित कुछ तकनीक की जानकारी भी होनी चाहिए। उन तकनीकों को ध्यान में रख करके अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता का मार्ग जो है वो सरल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएस और जीके के संबंध में। जीएस और जीके को सामान्यतः एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर हम लोग जीके की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। अब ये जो सामान्य ज्ञान है तो इसका मतलब क्या है? यदि किसी परीक्षा के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान का एक पत्र होगा और किसी परीक्षा के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन का एक पत्र होगा, तो निश्चित रूप से प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो अलग अलग होगी। अब उसी को हम लोगों को सबसे पहले समझना है। तो देखिए, जीके का मतलब होता है एक सामान्य जानकारी, देश और दुनिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर एक व्यक्ति को जो है सो जानना चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति से यह अपेक्षा किया जाता है कि वो देश और दुनिया के बारे में एक सामान्य जानकारी रखे, कि जैसे भारत में वो रह रहा है तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, प्रधानमंत्री का क्या नाम है ना। इस प्रकार का बेसिक नॉलेज वो हर एक व्यक्ति से जो है सो अपेक्षा किया जाता है कि वो इसे जाने। ठीक है। इसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन के नाम से ही स्पष्ट है कि आपको जनरल स्टडी, मतलब कि आपको जो है सो इसके लिए पढ़ाई करना होगा, आपको इसके लिए जो है सो अध्ययन करना होगा। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि जीके का जो प्रश्न होता है तो जीके का प्रश्न फैक्चुअल होता है ना। मतलब तथ्य परक जो है सो प्रश्न जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जबकि जीएस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल होता है। मतलब विश्लेषण परक जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे सीधी जो है सो क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, 4 विकल्प आपको देता है, 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। तो आप आंसर दे दिए कि नहीं भाई ये 1942 में हुआ था। तो ये जो प्रश्न है ये जीके का प्रश्न है, जिसमें डायरेक्ट आपसे जो है सो फैक्ट पूछा जा रहा है। जबकि इसी को जीएस के फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा, तो मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, और 4 आपको विकल्प देता है, तो इसका उत्तर वही विद्यार्थी दे सकता है जो पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ा हो, जिसको पता हो कि भारत छोड़ो आंदोलन को के कौन कौन से जो है सो कारण थे। तो ये जीएस का जो है सो प्रश्न हो गया। कुल मिलाकर के जीके जो होता है वो जीएस का ही एक भाग होता है, लेकिन फैक्ट बेस्ड होता है। जबकि जीएस जो है वो विश्लेषण परक होता है, विस्तार में जाकर के चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है, और जीएस से संबंधित प्रश्न सीधे सीधी नहीं पूछे जाते। जैसे यदि आप यूपीएससी पीटी के क्वेश्चंस को आप देखें तो आप देखेगा कि एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन जो है सो जुड़ा हुआ होता है। मतलब मात्र एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है सो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, आपसे विस्तृत जो है सो अध्ययन की वो अपेक्षा करता है। तो यदि जीएस को प्रॉपर वे में जो है सो पढ़ा जाए तो जीके की तैयारी स्वतः ही जो है सो हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग विश्लेषणात्मक होकर के किन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं तो तथ्य तो पढ़ ही लेते हैं, उसके साथ तथ्य तो समाहित ही हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि जीके और जीएस का मतलब क्या है। एक लाइन में ध्यान रखिएगा कि जीके फैक्ट बेस्ड और जीएस जो है वो कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है।
अब देखिए, कोई भी जो परीक्षा हम लोग देते हैं तो निश्चित रूप से किसी आयोग के द्वारा या किसी बोर्ड के द्वारा जो है सो वो परीक्षा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि प्रश्न पत्र जो हम लोगों को दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आयोग या बोर्ड के द्वारा जो है सो प्रश्न पत्र छपवाए जाते हैं, और छपवाया जाता है इसका मतलब कि प्रश्न पत्र सेट भी कराए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो सेट होता है एग्जाम में, उसको कौन जो है सो क्वेश्चंस को सेट करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ स्कॉलर लोग या विद्वान लोगों के द्वारा आयोग या बोर्ड क्वेश्चन जो है सो सेट करवाता होगा। तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे आपके तरह ही वो आदमी होते हैं। वो भी जब क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ पुस्तकों को आधार बनाते हैं, है ना। अब क्या है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर बहुत बड़ा जो है सो जिम्मेदारी दिया गया है प्रश्न सेट करने का, तो निश्चित रूप से जब वो प्रश्न बनाएगा तो वो हमेशा यही प्रयास करेगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना। इसलिए वो ऐसे पुस्तकों को आधार बनाएगा जो कि मानक पुस्तकें मानी जाती हैं, है ना। मानक पुस्तक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी पुस्तक जो सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती हो, है ना, या जो कि आपका एक ऑथेंटिक बुक हो या स्थापित विद्वान के द्वारा लिखी गई वो पुस्तक हो, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि निश्चित रूप से जिन किताबों को वो सेटर आधार बनाएगा वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हो सकती हैं, वो प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हो सकती हैं, वो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हो सकती हैं, वो इग्नू के अध्ययन सामग्री को भी आधार बना सकता है। मतलब कि सरकार या सरकार के द्वारा स्थापित किसी संस्था के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही हम लोग यहाँ मानक कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थापित विद्वान हैं, है ना, उन विद्वानों के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो भी जो है सो मानक पुस्तकें हैं, ठीक है। तो उसको भी जो है सो आधार बना सकता है, ठीक है। यही वजह है कि कहा जाता है कि अध्ययन जब भी आप करिए तो बाजारू सामग्री से जो है सो दूर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बाजार में हम लोग बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को जो है सो देखते हैं, जो व्यवसाय को ध्यान में रख करके पुस्तकें छापी जाती हैं, उनको ऑथेंटिक हम लोग पूरी तरह से जो है सो नहीं मान सकते, है ना। इसलिए आप क्यों नहीं उन्हीं पुस्तकों को पढ़ें जिनसे प्रश्न जो है सो सेट किए जाते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि आधार जो है सो आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को जो है सो बनाएं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़े हैं प्रॉपर वे में, इसका मतलब कि आपकी तैयारी जो है वो अधूरी है। तो एनसीईआरटी को ही आप आधार बनाइए, उसको अपना बेस बुक बनाइए और एनसीईआरटी से जो है सो क्रमशः आप आगे बढ़िए, है ना। और स्थापित जो भी विद्वानों की किताबें हैं, जीएस का जितना भी सेक्शन है, सभी सेक्शन से संबंधित कुछ मानक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को जो है सो पढ़ना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, है ना, चाहे वो सिविल सेवा का परीक्षा हो या सीडीएस का परीक्षा हो, है ना, या एनडीए का परीक्षा हो, बहुत सारी परीक्षाएं यूपीएससी कंडक्ट करता है ना। अगर उसमें जीएस आपको पढ़ना है तो प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित जो भारत आता है, हर साल जो भारत का प्रकाशन होता है, इंडिया का जो प्रकाशन, एक मोटी किताब जो सरकार के द्वारा जो है सो छापी जाती है, सरकार के प्रकाशन विभाग के द्वारा जो है सो छापी जाती है, तो ये इंडिया से काफ़ी सारे प्रश्न जो है सो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप हर वर्ष यूपीएससी आईएसपीटी के जीएस के प्रश्न पत्र को अगर आप देखें और इंडिया को अगर आप देखें तो आप पाइएगा कि करीब करीब 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंडिया से ही पूछ लिए जाते हैं, है ना। सीधे मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जानकारी आपको इंडिया में मिल जाएगी, भारत में मिल जाएगा। तो भारत पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो सही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जान लिए कि तैयारी जो है हम लोगों को करना है तो मानक पुस्तकों को जो है सो आधार बनाना है, किन किन पुस्तकों को जो है सो हम लोगों को पढ़ना है, ये सब्जेक्ट वाइज जो है सो एक अलग वीडियो हम बना चुके हैं इस पर, तो उस पर जो है सो आप काम कीजिए, है ना। अब जो जीएस जो सेक्शन है हम लोगों का, तो जीएस में अब जैसे मान लीजिए कि जीएस का क्षेत्र तो काफ़ी व्यापक होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसे उसमें हम लोगों को भारतीय इतिहास और संस्कृति को पढ़ना है, भारत एवं
विश्व के भूगोल को पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, ठीक है, सामान्य विज्ञान को जो है सो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पाते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ना है, मिसलेनियस में वो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, चाहे वो खेल हो, है ना, पुरस्कार हो, ठीक है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ हो या आपदा प्रबंधन हो, ठीक है, विविध में मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें जो है सो आ जाती हैं। तो आपको कैसे क्या देखना है, तो एक एक करके जो है सो हम लोग जो है सो आते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना, भारत का इतिहास आप अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत के इतिहास में राजनीतिक इतिहास से कम प्रश्न पूछे जाते हैं और सांस्कृतिक जो इतिहास है उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इतिहास जब भी आप पढ़िए तो उसके सांस्कृतिक पक्ष पर जो है सो आपको विशेष जोर देना है, ठीक है ना, मतलब कल्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारतीय इतिहास ही जो है एक ऐसा विषय है जो हमको परिचित कराता है हमारी परंपराओं से, हमारी विरासत से, हमारी संस्कृति से, ठीक है। और अगर आप भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को भी अगर आप देखें तो उसमें एक ऐसा भी कर्तव्य आपको मिलेगा जो हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपनी परंपराओं, संस्कृति और विरासत को जो है सो समझें और उसको अपने हृदय में संजोए रखें, है ना। तो इसलिए भी इतिहास को पढ़ना जरूरी है, उसके सांस्कृतिक पक्ष को जो है सो जानना जरूरी है, ठीक है। यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास में उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है उस पर आप विशेष जो है सो जोर दीजिएगा, है ना, चाहे वह स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो, संगीत कला हो, है ना, इन सब चीज़ों पर आपका विशेष फोकस रहना चाहिए, या मूर्ति कला हो, कुछ भी जो सांस्कृतिक जो पक्ष है उस पर ध्यान देना है। सल्तनत काल की संस्कृति से प्रश्न रहते हैं, भक्ति आंदोलन हो या सूफी आंदोलन हो, है ना, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल काल में भी उसका कल्चर सेक्शन जो है सो महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और जो मॉडर्न इंडिया है तो मॉडर्न इंडिया में भी हम लोग पाते हैं क्या कि फ्रीडम मूवमेंट से जो है सो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को भी जो है सो हमको अपने हृदय में संजोना है मौलिक कर्तव्य के अनुसार, ठीक है। तो जब भी आप इतिहास पढ़ें तो उसके संस्कृति पर जो है सो विशेष जोर दें। ये नहीं है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है ना, पढ़ना है, लेकिन कल्चर पर जो है सो आपको विशेष बल देना है, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत सेक्शन में आपको स्वतंत्रता आंदोलन पर जो है सो विशेष जोर देना है, ठीक है। अब क्या है कि एक दो चीज और ध्यान में आपको रखना है। जैसे मान लीजिए कि 2020 में अगर आप कोई परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो 2020 में अगर आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से 1920 का जो वर्ष है, मतलब आज से ठीक 100 साल पहले का जो वर्ष है वो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको ये देखना होगा कि 1920 में कौन सी प्रमुख घटनाएं जो है सो घटी थी, है ना। अगर स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1920 में तो क्या कुछ हो रहा था, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई विद्रोह है तो विद्रोह का अगर मान लीजिए शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है ना, या मान लीजिए कि किसी का सिल्वर जुबली मन रहा है या गोल्डन जुबली मन रहा है या डायमंड जुबली मनाया जा रहा है, ठीक है, जो भी है। तो इस प्रकार की चीजें जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो उसको जो है सो आप जरूर देख करके जाइए। अगर आप पिछले 3-4 वर्ष के प्रश्न पत्र पर जरा अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो हम कह रहे हैं वो आपको 100% जो है सो सही नजर आएगा। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके आधार पर जो है सो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा चीज को देख करके जाना चाहिए और किसको छोड़ देंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो तकनीकी टेक्निक अपनाना है आपको, है ना, मतलब कि टेक्निकल जो है सो आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीजों को जो है सो पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब भारतीय इतिहास का अगर प्रश्न है तो भारतीय इतिहास के लिए सबसे पहले तो आप जो पुराना जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, है ना, राम शरण शर्मा की, सतीश चंद्रा की, है ना, और बिपिन चंद्रा की जो किताबें आती हैं उससे जो है सो आप स्टार्ट कीजिए। उसको जो है सो आप प्रॉपर वे में एक राउंड पहले जो है सो आप पढ़िए। उसके बाद जो है सो आप कोशिश कीजिए, है ना, कि ये पुराना एनसीईआरटी एक राउंड जब तक हम नहीं पढ़ लें तब तक जो है सो दूसरा कोई राइटर हम नहीं पढ़ेंगे। फिर
आप जब उसको पढ़ लें तो फिर प्राचीन भारत के लिए झा एवं श्रीमाली की किताब को आप पढ़ सकते हैं। फिर मध्यकालीन भारत के लिए इम्तियाज़ अहमद को आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए आप ग्रोवर यशपाल को पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा का स्वतंत्रता संघर्ष जो है सो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब यदि हम लोग भूगोल में आते हैं, ठीक है ना, तो भूगोल में हम लोग पाते हैं क्या कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना होता है ना। इसमें भारत का भूगोल जो है सो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो भारत के भूगोल में हम लोग पाते हैं क्या कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे तो पूरे जीएस में ही प्रश्न एक प्रकार से करंट बेस्ड ही होता है ना। अब भूगोल में भी हम लोग पाते हैं क्या कि करंट बेस्ड प्रश्न ही पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि कोई चक्रवात आया है, या कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, या भूकंप आया है, ठीक है ना, या कोई नया जो है सो खोज हुआ है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है सो आपसे पूछ ली जाती हैं प्रश्न के रूप में। तो सबसे पहले तो भूगोल को जो है सो आप एक राउंड प्रॉपर वे में जो है सो पढ़िए, है ना। आप महेश वर्णवाल की जो भूगोल एक परिचय किताब है, उससे जो है सो आप भूगोल को पढ़िए। एनसीईआरटी आप पहले पढ़िए, फिर महेश वर्णवाल को जो है सो आप बढ़िया से पढ़िए, है ना। और फिर करंट पर जो है सो आप नज़र रखिए, देश दुनिया पर जो है सो नज़र रखिए कि किस प्रकार की कौन सी भौगोलिक घटनाएं कहाँ घट रही हैं, है ना। उस पर आप विशेष जो है सो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब अगर हम लोग सामान्य विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ विज्ञान के आगे सामान्य शब्द जो है सो लगा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सामान्य अध्ययन में अध्ययन के पहले सामान्य जो है सो शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अध्ययन तो आपको करना है, लेकिन सामान्य तरीके से आपको करना है, विशिष्ट तरीके से नहीं। चीज़ों को इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि आपको प्रोफेसर बनना है या फिर पीएचडी करना है ना। आपको सामान्य तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक आम भारतीय नागरिक से जो अपेक्षा किया जा रहा है ना, तो वही प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। शोध टाइप का चीज जो है सो आपको जीएस के अंतर्गत नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज को आप पढ़िए तो रिसर्च टाइप से जो है सो मत पढ़िए, है ना। बेसिक चीजों को जो है सो आत्मसात करने का प्रयास कीजिए प्रॉपर वे में। तो सामान्य विज्ञान में भी आपको सामान्य तरीके से विज्ञान को पढ़ना है, इस प्रकार से नहीं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो सामान्य विज्ञान को आपको सामान्य तरीके से पढ़ना है, और इसमें दैनिक विज्ञान पर आपको विशेष बल देना है। डे टू डे लाइफ का जो साइंस है, वहां से जो है सो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दैनिक विज्ञान, अगर हम लोग सुबह सोकर उठते हैं और रात में अगर हम लोग सोने जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, है ना, जिसका संबंध विज्ञान से है, ठीक है। तो आप अगर एक लिस्ट बनाइएगा तो काफ़ी सारा चीज़ आपको जो है सो मिल जाएगा, जिसका उपयोग जो है सो हम लोग करते हैं। अगर सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो पेस्ट यूज करते हैं, तो भाई वो रसायन से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो पेस्ट है भाई उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सर्फ यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज है ना। आप देखिएगा कि रसायन विज्ञान से संबंधित चीज़ों का जो है सो हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो जो है सो हमारे लिए उपयोगी है। मतलब कि दैनिक जो विज्ञान है ना, डे टू डे लाइफ का जो साइंस है, वहाँ से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखे होइएगा कि विज्ञान की किताबों में, है ना, दैनिक विज्ञान से जो है सो अलग जो है सो चैप्टर होता है। तो दैनिक विज्ञान पर आपको विशेष बल देना है, सिद्धांत पर नहीं जाना है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपसे चार्ल्स का नियम या बॉयल्स का नियम नहीं पूछेगा, है ना। आपको एप्लीकेशन पर जो है सो, अनुप्रयोग पर जो है सो आधारित चीज़ों को समझना है कि क्या इसका यूज है ना, डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज है, ये आपको जो है सो विशेष रूप से जो है सो देखना है ना। तो सामान्य विज्ञान में आप दैनिक विज्ञान पर जो है सो विशेष बल दीजिए। इसके लिए आप लूसेंट के सामान्य विज्ञान को जो है सो आप पढ़ सकते हैं, है ना। मैग्रो हिल की अग्रहरी की किताबों को जो है सो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ विज्ञान नहीं, विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी सेक्शन भी जो है सो जुड़ा हुआ है। तो प्रौद्योगिकी में भी हम लोग 3 चीज को देखते हैं, एक तो कृषि प्रौद्योगिकी, एक संचार, है ना, और एक सूचना, ठीक है। तो कृषि प्रौद्योगिकी को आपको तैयार करना है, संचार प्रौद्योगिकी को जो है सो आपको तैयार करना है, सूचना प्रौद्योगिकी को जो है सो आपको तैयार करना है, ठीक है ना। यहाँ से जो है सो मुख्य रूप से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से भी प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, है ना। मतलब कि
जो बायोलॉजी जो सेक्शन है, तो बायोलॉजी सेक्शन का जब भी आप अध्ययन कीजिए तो बायोलॉजी में आप ह्यूमन बॉडी को बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए, है ना। हमारे शरीर में जो विभिन्न जो सिस्टम है, हमारे शरीर की जो विभिन्न तंत्र हैं, है ना, उन तंत्रों को जो है सो आप बहुत बढ़िया से जो है सो तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है सो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि एक सामान्य भारतीय नागरिक होने के कारण हमको मानव शरीर की संरचना को प्रॉपर वे में जो है सो समझना चाहिए, है ना। बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए। हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन एक सामान्य जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते हमसे अपेक्षा किया जाता है कि मानव शरीर और उसकी संरचना को, उसके संगठन को, है ना, प्रॉपर वे में जो है सो हम समझें। इसीलिए हम लोग पाते हैं क्या कि बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर मानव कि जो शरीर क्रिया जो विज्ञान है, तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से जो है सो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर जो है सो आप विशेष बल दीजिए, ठीक है। अब अगर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हम लोग भारत के संविधान शब्द का भी प्रयोग देखते हैं, है ना। कहीं कहीं ये भी देखते हैं कि भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था शब्द का जो है सो प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर अगर राज्य व्यवस्था कह रहा है पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप संविधान पर जो है सो मत घुस जाइए पूरी तरह से, है ना। भारत का संविधान की जानकारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि राज्य व्यवस्था को हम लोग समझ सके, ठीक है ना। शासन कैसे चलता है ना, किन किन संस्थाओं के माध्यम से जो है सो चलाया जा रहा है, किन किन सिद्धांतों पर जो है सो ये चल रहा है, ये जानने के लिए संविधान के कुछ नियमों कानूनों की जानकारी होनी आवश्यक है। मतलब कि भारतीय संविधान को आप सामान्य तरीके से पढ़िए, ये नहीं कि सारे अनुच्छेद आपको रट लेने हैं, है ना, सारा अनुच्छेद आपको याद कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज को जो है सो आप ध्यान रखिए। संविधान में कितने भाग हैं, है ना, किस भाग में जो है सो क्या है ना। कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, तो उनसे रिलेटेड जो है सो आप अनुच्छेद को जो है सो हल्के फुल्के ढंग से जो है सो आप समझ लीजिए, है ना। और राज्य व्यवस्था पर आपको विशेष जो है सो जोर देना है कि शासन कैसे चल रहा है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं जो है सो शासन में हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पर जो है सो आपका प्रश्न आधारित होगा। क्योंकि इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न करंट बेस्ड होते हैं, है ना। मतलब कि समसामयिक घटनाएं जो घटती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया या हाई कोर्ट का कोई इम्पोर्टेंट ऐसा आदेश आया जिससे राज्य व्यवस्था का कोई पक्ष प्रभावित हुआ, तो वह जो है सो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए देश और दुनिया पर जो है सो पैनी नज़र आपको बनाए रखना है और उसको ध्यान में रख करके जो है सो आपको पढ़ाई करना है। तो राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी को पहले ही पढ़ लेना है, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत की जो है सो पुस्तक को आप प्रॉपर वे में पढ़ सकते हैं। एक अच्छी किताब है और भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से जो है सो दिया हुआ है, तो उसको आप जो है सो जरूर पढ़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग पाते हैं कि 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो परंपरागत अर्थव्यवस्था से होता है ना। जो ट्रेडिशनल, जो मान लीजिए कि आपका पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, तो 30% क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं। लेकिन जो 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट इकोनॉमी पर जो है सो आधारित होते हैं, है ना। तो करंट इकोनॉमी पर जो है सो आपको विशेष बल देना है, हमेशा ध्यान लगाए रखना है कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, किन किन नए चीज़ों का जो है सो प्रयोग हो रहा है ना, सरकार के किस प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं, उस पर जो है सो बारीक दृष्टि आपको बना करके रखना है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो है सो आपका उन्हीं से पूछा जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग पाते हैं क्या, एनसीईआरटी की किताब को अगर आप पढ़ लिए हैं तो उसके बाद फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक को पढ़ सकते हैं, है ना। फिर लाल एवं लाल की भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आप पढ़ सकते हैं, जो बहुत अच्छी किताब है ना। तो लाल एवं लाल की अर्थव्यवस्था को आप आधार बना सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को आप जो है सो आधार बना सकते हैं, और एनसीईआरटी को जो है सो आप अपना आधार बना सकते हैं। और जो मैगजीन है, पेपर है, उसमें जो भी नई जानकारी इकोनॉमी रिलेटेड आती हैं तो उसको आपको जो है सो प्रॉपर वे में देखते रहना है, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करें
पर्यावरण की, तो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं क्या कि जीएस में इन्वायरमेंट पर जो है सो विशेष बल है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। तो इन्वायरमेंट की जानकारी, पर्यावरण की जानकारी अब आवश्यक हो जाती है, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा में जो है सो पर्यावरण से प्रश्नों की संख्या को जो है सो बढ़ाया जा रहा है। तो पर्यावरण को आप प्रॉपर वे में पढ़ें और पर्यावरण से रिलेटेड जो सामयिक घटनाएं घट रही हैं, है ना, कोई भी मान लीजिए कि कोप का अगर कोई बैठक हो रहा है या इस प्रकार का कोई भी समझौता हो रहा है पर्यावरण रिलेटेड वर्ल्ड वाइड, तो उस पर जो है सो आपको नज़र बनाए रखना है, ठीक है। पर्यावरण के लिए बहुत सारी किताबें हैं, है ना, आप उनमें से कोई भी एक किताब को जो है सो आधार बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पाते हैं आपका कि परीक्षा वाणी है, तो परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो किताब है वो काफ़ी बढ़िया किताब है, तो उसको जो है सो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं क्या कि जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो विज्ञान की जो किताबें हैं, उन एनसीईआरटी की विज्ञान की किताबों में पर्यावरण रिलेटेड बहुत सारा जो है सो टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो उससे भी जो है सो आप पढ़ सकते हैं, है ना। परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण है उसको जो है सो आप देख सकते हैं। परीक्षा मंथन का भी जो है सो पर्यावरण आता है, तो उससे भी जो है सो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और नियमित रूप से अखबार और मैगजीन की सहायता से जो है सो पर्यावरण में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको जो है सो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछी जाएंगी, है ना। मतलब हर घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। ऐसी घटना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि महत्व की हो, जिसका नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो है सो इम्पैक्ट पड़ा हो, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सो हम प्रभावित हुए हों, है ना। तो ऐसी घटनाएं जो है सो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो है सो आपको ध्यान रखना है ना। तो इसीलिए आप जो है सो करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ें तो सूचनाओं में जो है सो फंसने का प्रयास मत कीजिए, उसमें फंस मत जाइए। अपने काम के लायक जो चीज़ें हैं, है ना, परीक्षा के लिए जो उपयोगी जो करंट है उसी को जो है सो आप मुख्य रूप से जो है सो आप देखें, है ना। जैसे बाजार में हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारी करंट अफेयर्स से संबंधित पत्रिकाएं हैं, है ना, लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत रूप से सुझाव होगा कि प्रतियोगिता दर्पण को जो है सो आप आधार बनाएं। हर महीना प्रतियोगिता दर्पण अगर आप बढ़िया से जो है सो पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि करंट का जो है सो क्वेश्चंस आपका मिस करेगा, है ना। इसके लिए जो है सो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब कि 15 प्रकार का जो है सो करंट का मैगजीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक ही किताब काफ़ी है, प्रतियोगिता दर्पण, और न्यूज़पेपर जो आप डेली पढ़ रहे हो, है ना। यदि आपका मीडियम अंग्रेजी है तो द हिंदू अखबार जो अब आता है, हमारे झारखंड में भी आता है, हर जिले तक जो है सो ये पहुंचता है, भले लेट से पहुंचे, तो द हिंदू को जो है सो आप आधार बना सकते हैं। फिर हम लोग पाते हैं कि जो फ्रंट लाइन मैगजीन है, तो फ्रंट लाइन मैगजीन को भी जो है सो आप प्रॉपर वे में पढ़िए। जो हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं वो कोई भी एक दैनिक अखबार जो है सो रेगुलर जो है सो आप पढ़िए, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि आप इंडिया टुडे भी जो है सो पढ़ सकते हैं। इंडिया टुडे के अतिरिक्त एक गंभीर समाचार नाम से जो है सो एक पत्रिका आती है ना। गंभीर समाचार ये भी समसामयिक रिलेटेड होती है ना। तो वो किताब भी हमको अच्छा लगा, तो उस किताब को भी जो है सो आप देख सकते हैं। इंडिया टुडे तो आप जानते ही हैं। तो डेली अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और इंडिया टुडे टाइप का मैगजीन भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम करंट के क्वेश्चंस को जो है सो आप पकड़ सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में 2 पत्रिका आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, एक योजना और दूसरा कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो योजना और कुरुक्षेत्र जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग पिछले अगर कोई एग्ज़ाम हम लोग अगर देने जा रहे हैं, तो अगर पिछले 1 साल की योजना और कुरुक्षेत्र का अगर हम नोट्स बनाए हुए हैं, है ना, अगर पिछले 1 साल की योजना कुरुक्षेत्र को बढ़िया से पढ़े हुए हैं और उसका एक फुट नोट्स अगर हम बनाए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि करीब 10 से 15 प्रश्न जो है सो हमारा पकड़ा जाता है ना। मतलब कि पिछले 1 वर्ष का योजना और कुरुक्षेत्र आप निश्चित
निश्चित रूप से जो है सो तैयार करके जाएं जब भी कोई परीक्षा जो है सो देने के लिए जाएं, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है विज्ञान प्रगति भी आप जो है सो पढ़ सकते हैं। विज्ञान प्रगति में तो अब प्रतियोगी छात्रों के लिए भी जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। तो विज्ञान प्रगति जो है सो एक पत्रिका के रूप में जो है सो आप पढ़िए। इससे भी जो है सो विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा, एक समझ भी जो है सो आपका डेवलप होगा, है ना। क्योंकि विज्ञान प्रगति में बहुत सारे ऐसे आलेख आते हैं जो करंट बेस्ड होते हैं, है ना। चाहे वो सामान्य विज्ञान की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको विज्ञान प्रगति जो पत्रिका है इसको भी जो है सो आपको पढ़ना चाहिए। फिर मिसलेनियस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विविध सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई भी मानक जो जीके की जो किताब है ना, कोई भी किताब आप उठा लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए टॉप स्पीड का जो जीके है तो टॉप स्पीड का जीके है, या लूसेंट का जो जीके है, कोई भी एक किताब है ना, आप जो नया एडिशन उसका आया हो उसको जो है सो बढ़िया से पढ़ सकते हैं परीक्षा के लिए। कुल मिलाकर के जो जीएस है, तो आज हम लोग पाते हैं क्या कि आज जीएस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी प्रकृति में जो है सो बदलाव आया है। हम लोग पाते हैं क्या कि पूरा का पूरा जीएस जो है वो करंट बेस्ड हो गया है, मतलब करंट से जो है सो जुड़ गया है। तो इसीलिए देश और दुनिया पर आपको बारीक नज़र बनाए रखना है, ठीक है ना। क्योंकि परंपरागत तरीके अब नहीं अपनाए जाते हैं क्वेश्चंस को सेट करने में। क्वेश्चंस को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि वो कई प्रकार का जो है सो जानकारी आपसे वो निकाल ले, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यूपीएससी वगैरह का जब क्वेश्चंस देखते हैं तो देखते हैं उसमें हम लोग से विचार करवाता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही चुनिए। उसमें 3-4 जो है सो आपका तथ्य दिया हुआ रहता है ना, और उस पर जो है सो हमको आंसर करना होता है कि कौन कौन सा सही है। तो मात्र एक इन्फॉर्मेशन पर आधारित प्रश्न नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपको भी जीएस को उसके बदले हुए परिप्रेक्ष्य में जो है सो समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि आज आयोग या बोर्ड हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिटेल्स में जो है सो किताबों का अध्ययन करना होगा, करंट पर जो है सो आपको नज़र बनाए रखना होगा, ठीक है ना। तब जा करके आप किसी भी परीक्षा में आप पाइएगा कि अधिकांश प्रश्न जो है सो आपका चिर परिचित है, पढ़ा हुआ है पिछले 1 साल में, है ना, के दौरान, है ना। आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न कहीं न कहीं मिला है। बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसका उत्तर देने में आपको पुराना अनुभव काम आएगा, चाहे वो स्कूल लेवल का ही अनुभव क्यों ना हो, कॉलेज लेवल का ही अनुभव क्यों ना हो। आपको वहाँ लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, है ना, ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ये सुना सुना लग रहा है। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न का जवाब जो है सो हम लोग पूर्व अनुभव के आधार पर जो है सो देते हैं। तो पूरे जीएस को, है ना, आप जो है सो करंट से जोड़ करके जो है सो आप देखिए, और जिन जिन चीज़ों को जो है सो हम आपको बताएं उसको आप जो है सो ध्यान में जो है सो रखिए, ठीक है ना। अब क्या है कि मान लीजिए हम लोग पाते हैं कि जो आपका जो पॉलिटिकल जो कंडीशन होता है, हम लोग पाते हैं क्या कि जो रूलिंग पार्टी होती है ना, तो रूलिंग पार्टी कि जो अपनी जो है एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा को भी जो है सो आपको समझना चाहिए, है ना। क्योंकि उस विचारधारा का प्रभाव जो है सो हम लोग प्रश्न की प्रकृति में जो है सो देखते हैं, है ना। तो इसलिए आप जो है सो जो रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी की विचारधारा को भी जो है सो आप ध्यान में रखिए।